एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। कल अपन ने पढ़ा था इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसके तहत शीर्ष संस्थाएं होती हैं विकास बैंक, नाबार्ड और आयात निर्यात बैंक। फिर वित्तीय संस्थाओं में पढ़ा था अपन ने व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, इनके बारे में पढ़ा था। और एंड में पढ़ा था अपन ने राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक में अंतर। आज हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत। पहला तत्व है बैंकिंग प्रणाली का देश की परिस्थितियों के अनुकूल होना। जिन देशों की जैसी अर्थव्यवस्था है, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर प्रधान होती हैं, किसी देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का विशेष महत्व होता है, किसी देश की इकोनॉमी में विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो उन देश की जो बैंकिंग प्रणाली है वह उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, अन्यथा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो भी बैंकिंग प्रणाली है वो देश की इकोनॉमिक प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का होना। बैंकिंग संस्थाएं केवल एक ही प्रकार की नहीं होनी चाहिए, जैसे केवल किसी देश में केवल व्यापारिक बैंक ही हों, सरकारी बैंकों का अभाव हो, औद्योगिक बैंकों का अभाव हो, भूमि विकास बैंकों का अभाव हो, आरआरबी का अभाव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाएं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो किसी भारत में विभिन्न बैंकिंग संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ व्यापारिक बैंक भी हैं, आरआरबी भी हैं, सहकारी बैंक भी हैं, भूमि विकास बैंक भी हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का होना जरूरी है, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे एक तो बचते एकत्रित करने में आसानी रहती है, संस्थागत क्षेत्रों का विकास होता है। तीसरा है तत्व है विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में समन्वय होना। केवल विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है, उनमें विभिन्न प्रकार का समन्वय होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार का समन्वय नाबार्ड और कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो सहकारी बैंक है, उनके बीच रहता है, वैसा ही समन्वय विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच रहना चाहिए। तो देश की एक श्रेष्ठ प्रणाली का तत्व है कि विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट है जन विश्वास। अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों में उस बैंकिंग संस्था के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इसी विश्वास के आधार पर ही वे समाज के विभिन्न वर्गों की अल्प बचतों का संग्रह करने में सक्षम हो पाती हैं। अगर लोगों का विश्वास नहीं होगा बैंकिंग संस्थाओं में तो लोग उनमें अपना पैसा जमा नहीं करवा पाएंगे। इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि लोगों का उन वित्तीय संस्थाओं में जन विश्वास भी होना चाहिए। अगला है बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास। बैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनमें संतुलित विकास होना चाहिए, जिससे कि सभी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता पूर्वक हो सके। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग शाखाएं हैं नहीं, सारी की सारी शाखाएं हैं शहरी क्षेत्रों में हो जाएं, तो उनसे क्या होगा, उनसे विषमता बढ़ती है, उनको आप समग्र विकास नहीं कर सकते, उनसे फिर देश का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। तो बैंकिंग सुविधाओं में एक संतुलित होना चाहिए। जितनी शहरी क्षेत्र में है उतनी ही ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए, उतनी ही शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी होनी चाहिए, रूरल एरिया में भी होनी चाहिए। जैसे सपोज करो शहर में कंपैरिजन में ज़्यादा हैं तो गाँवों में भी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां बैंकिंग संस्थाओं का अभाव हो। लोग बैंकिंग संस्था के प्रति अवेयर होना चाहिए। अगला है बैंकिंग संस्थाओं में अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा का न होना। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का यह भी गुण है कि बैंकिंग संस्थाओं में अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा न हो। उनमें एक निश्चित सीमा तक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना हो सकता है। वह अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो वो उपयोगी ही होगी, लेकिन अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के अनुकूल साख नीति। अच्छी बैंकिंग प्रणाली का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि बैंकिंग संस्थाओं द्वारा निर्धारित साख नीति देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। बैंकिंग संस्थाएं न केवल साख में व्यवसाय करती हैं, अपितु वे साख के निर्माता भी होती हैं, क्योंकि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो साख का निर्माण भी करते हैं। इस वजह से जो साख नीति है बैंकिंग प्रणाली की वो अर्थव्यवस्था के अनुकूल होनी चाहिए।
नेक्स्ट है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में यह गुण भी पाया जाता है मूल्य स्थिरता का, कि वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ मूल्य स्तरों में स्थिरता बनाए रखें। और इस संदर्भ में बैंकिंग संस्थाओं की साख सृजन क्षमता पर उचित नियंत्रण होना आवश्यक है। साख सृजन क्षमता पर अगर यदि उचित नियंत्रण नहीं होगा तो फिर मूल्यों को स्थिर रखना बहुत ही मुसीबत का कार्य हो जाएगा। तो जो साख सृजन की कैपेसिटी है उस पर उचित कंट्रोल होना चाहिए, तभी मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना। बैंकिंग संस्थाओं की साख नीति को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में एक शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना अति आवश्यक होता है। और देश का केंद्रीय बैंक ही सबसे ऊंची संस्था होता है। जो मौद्रिक मॉनेटरी जो अथॉरिटी होती है वह केंद्रीय बैंक ही होता है। साख नियंत्रण में उसका विशेष उत्तरदायित्व होता है। जैसे यहाँ अपने देश की बात करें तो यहाँ साख निर्माण का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं और उन पर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक शक्तिशाली केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, जो कि साख को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आरबीआई कभी भी साख का निर्माण नहीं करता, वो साख को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि श्रेष्ठ प्रणाली के ये तत्व हैं, या एक अच्छी श्रेष्ठ प्रणाली कही जा सकती है जिनमें ये तत्व मौजूद हों, जिनमें ये गुण मौजूद हों। आगे हैं विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता, कि क्या क्या बिंदु हैं जिनके आधार पर विकासशील देशों में बैंकिंग आवश्यकता महसूस की जाती हैं या होनी चाहिए, बैंकिंग सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। इनमें पहला पॉइंट है पूंजी निर्माण में सहायक। अविकसित देशों में पूंजी का अभाव होता है। जनसाधारण में गरीबी होने के कारण ऐसे देशों में बचतों की औसत क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। बैंकिंग सुविधाएं के अभाव में उपलब्ध बचतों का संग्रह किया जाना भी संभव नहीं होता। अतः देश में एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से इन निष्क्रिय बचतों को संग्रहित किया जाके पूंजी निर्माण की गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यदि देश में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होगी तो वो बचतों को एकत्रित करेंगे और उनको पूंजी निर्माण में लगाएंगे। दूसरा है नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता। एक अच्छी बैंकिंग जो प्रणाली होती हैं वो नवीन उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं। उससे क्या होता है, उससे अर्थव्यवस्था को निरंतर गतिशील बनाए रखा जा सकता है। और इन्हीं संस्थाओं जो बैंकिंग संस्थाएं इनके द्वारा नवीन उपक्रमों को साख एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके कारण जो उत्पादन कार्य हैं उनको बढ़ावा मिलता है देश में। तीसरा है दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था। दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने के लिए भी बैंकिंग व्यवस्था का होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर देश में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्थाएं नहीं हो पाएगी तो विकासशील देशों में दीर्घकालीन ऋणों का अभाव रहेगा। जो संस्थाएं होगी वो दीर्घकालीन ऋण दे नहीं पाएंगे। तो दीर्घकालीन ऋणों के अभाव में जो मुख्य कार्य हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था के लिए भी एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, तभी दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति हो पाएगी। नेक्स्ट है शाखा बैंकिंग का विस्तार। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी देश में सुविचारित नीति के आधार पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, ताकि शहरी, अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट है सुलभ मुद्रा नीति, चीप मनी पॉलिसी। तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों में एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली द्वारा सुलभ मुद्रा नीति का अनुसरण किया जाता है, जिससे विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय कोष उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त परंपरागत ऋणों नीतियों के स्थान पर ऐसी नवीन नीतियां अपनाई जाती हैं जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार साख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो सुलभ नीति का सीधा सा मतलब है कि ऋण प्राप्त करने में आसानी हो, इतने कठोर रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएं। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख सुविधाएं। नवीन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख सुविधाएं ये हैं। इसमें क्या है,
अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की अनेक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक क्षेत्र वित्तीय सुविधा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग संस्थाएं परंपरागत क्षेत्र जैसे उद्योग, व्यापार आदि को ही साख सुविधाएं उपलब्ध करवा पाते हैं। परिणाम स्वरूप जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसी कारण से जो आरबीआई है यह साख की राशनिंग को अपनाता है। और साख की राशनिंग क्या बताती है? साख की राशनिंग ये बताती है कि जो भी ऋण दिए जाएंगे उनमें से कम 40% ऋण प्राथमिकता क्षेत्रों को दिया जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाएगा, और उनमें से भी 18% ऋण ओनली एग्रीकल्चर के लिए दिया जाएगा। तो इससे क्या है, प्राथमिक क्षेत्रों को भी साख सुविधा उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है धन प्रेषण की सुविधा। आर्थिक क्रियाओं के संबंध में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन प्रेषण की सुविधाओं का विशेष महत्व होता है। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध होती है। इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। अतः धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से उसको भेजा जा सके, इस वजह से भी बैंकिंग संस्थाएं इनमें अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो यह बिंदु ते दिन के आधार पर नीड है कि विकासशील देशों में बैंकिंग संस्थाएं होनी चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर अपन ये बता सकते हैं। धन्यवाद।